मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, और उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में क्या होगी, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है और स्टिफनेस कोएफिशिएंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको बता दिया गया है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कौन बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय, जिसका वर्क डन जिसका इनिशियल है ना, जिसका वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो फोर्स कंजर्व रहता है ना, फोर्स के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर दो केसेस देखना है। तो सबसे पहला केस ए में बना रहा हूँ डायग्राम के थ्रू कि मैंने क्या करा, ये डस्टर लिया है ना, इस डस्टर का मास m है, ठीक है, और इस डस्टर को ऐसा सिंपली h हेड है ना, ये ग्राउंड से h हेड पर मैंने इसको क्या कर दिया, उठा के रख दिया। कैपिटल H हेड पर मैंने इसको उठाकर ऐसा रख दिया। दिख रहा है डायग्राम को? कितने हाइट पर उठा के रख दिया इसको? ऐसी h हेड पर उठा के मैंने इसको रख दिया। मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हाइट है वो कितनी हो गई? डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो यहां से उठा के मैंने इसको यहां पर रख दिया, मतलब ये h हेड पर इसको मैंने रख दिया। क्लियर है सबको? तो एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? केस ए में, केस ए में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली ना आपने, क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन और डिफॉर्म्ड पोजीशन। तो पहले पोजीशन ये थी, अब आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी। उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? कौन सी एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो अभी वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक चीज बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉक्स के ऊपर कितना लगेगा, डस्टर के ऊपर कितना लगेगा? अगर इसका मास m है तो सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ? अपवर्ड, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एस cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? माइनस, मतलब माइनस ऑफ एफ एस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम, और एस की जगह पर क्या जाएगा? एच। कितना वर्क डन आ जाएगा? माइनस mgh। सबको समझ में आ रहा है? देखो, वेट फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? आंसर करो। 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब माइनस ऑफ एफ एस। तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस mgh। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर, है ना? चलो, अब हमने क्या बोला है कि वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो दूसरा केस हम क्या कर रहे हैं कि देखो, पहले केस में तो हमने क्या करा, इस डस्टर को यहाँ पर रखा था, तो यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ पर रखा। सेकेंड केस में मैंने क्या करा, डस्टर को यहाँ से ऐसा उठाया, फिर इधर ले गया, फिर ऊपर उठाया, फिर इधर लाया और फिर ऊपर लिया। ठीक है? तो सेकेंड केस में यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। डस्टर रखा हुआ हमारा, जिसका मास
फिर उसके बाद इसको कहाँ ले गया, ऐसा सैली में ले गया, फिर इसको ऊपर ले गया, ठीक, फिर ऐसे इधर लेकर आया और अल्टीमेटली क्या करा मैंने, इस तरीके दिख रहा पोजीशन में चेंज डस्टर की। क्या करा मैंने, डस्टर को पहले ऐसा रखा होगा, ऐसा ले गया, फिर इधर ले गया, फिर ऊपर लेकर गया, फिर इधर लाया और फिर यहां पर लाकर रख दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अभी भी अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, h होगी कि नहीं होगी? यहां से लेके यहां तक की हाइट है h1। चलो इस डिस्टेंस को लिखने का कोई मतलब नहीं, पता चल जाएगा। यहां से लेके यहां तक की हाइट है h2 और ये छोटी सी जो हाइट है इसको हमने बोल दिया h3। इतना क्लियर है सबको? चलो तो यहां से लेकर पहली पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन को मैंने बोल दिया O, इसको मैंने बोल दिया A पोजीशन, इसको मैंने बोल दिया B, इसको बोल दिया C पोजीशन, इसको बोल दिया D पोजीशन और इसको बोल दिया मैंने E पोजीशन। तो वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ OA के लिए, उसको हम लिख रहे हैं WO। तो वर्क डन O से लेकर A तक पोजीशन लेने में क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स WO कितना हो जाएगा, m मास है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg। इधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। बॉक्स कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो बॉक्स अगर अपवर्ड जा रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं -mg, ठीक है, या ऐसा मैं लिख देता हूं fs cos 180 डिग्री। तो f की जगह मैंने लिखा -mg, सॉरी f की जगह मैंने लिखा mg, s की जगह लिखा मैंने h1 और 180 की जगह लिखा मैंने माइनस का 1। तो वर्क डन कितना जाएगा, -mg h1 लिख दूं। सबको समझ में आ गया? चलो सिमिलरली आप निकालो वर्क डन फ्रॉम A टू B। A से लेकर B तक का वर्क डन कितना निकलेगा, वर्क डन A से लेकर B तक देखो कितना आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच का Fs cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, Fs cos थीटा। F डॉट S मतलब Fs cos थीटा। अब एक चीज बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो cos थीटा मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मतलब 0, मतलब वर्क डन A से लेकर B तक के बीच में 0 माना जाएगा कि हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर रहा। आगे बात समझ में? इतना क्लियर है सबको? अच्छा, यह केस फर्स्ट वाला नोट कर लिया था आप लोगों ने, केस ए नोट कर, है ना। तो अब हम बात करते हैं केस ए के बाद। देखो माइक बंद करो, बी से लेके सी तक के वर्क डन की, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs F डॉट S। तो फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। F की जगह पर क्या लिखोगे, mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, B से लेके C तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना कौन बता सकता है, B से लेके C तक का डिस्प्लेसमेंट h2। cos थीटा कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना हो जाएगा
cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 डिग्री मतलब माइनस ऑफ mg h2 which is equals to work done from B to C। चलो now work done from C to D, C से लेके D तक का वर्क डन वापस से जीरो होगा, डायरेक्टली जीरो लिख दूं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया, कितने, तो वर्क डन फ्रॉम C टू D कितना हो गया 90 डिग्री। वैसे मैं वर्क डन D से लेकर E तक पूछता हूं तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू बताओ D से लेकर E तक के लिए। दिस इज योर D and this is E। mgh3 पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस mgh3। अब अगर मैं बोलता हूं O से लेकर E तक में कितना वर्क डन करा, O से लेकर E तक पहुंचाने में हमने कितना वर्क डन करा ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन O से लेकर E तक का क्या हो जाएगा, WOA प्लस वर्क डन AB प्लस वर्क डन BC प्लस वर्क डन CD। तो देखो WOE टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन W किसके इक्वल हो जाएगा, O से लेकर A मतलब माइनस mgh1 प्लस AB मतलब 0, BC मतलब क्या हो जाएगा माइनस mgh2, CD मतलब क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमने प्लस एक वर्क डन प्लस नहीं करा हुआ है WDE, तो WDE को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ mgh3। तो देखो जीरो वाले टर्म को हटा दूं तो यहाँ पर टोटल वर्क डन को मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ mgh1 माइनस ऑफ mgh2 माइनस ऑफ mgh3, ये जीरो हो जाएगा, और कौन सा जीरो हो रहा है, CD जीरो हो रहा है ना, ये दो जीरो हो जाएंगे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू हमने लिख दी। यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, माइनस mg कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3। अब बताओ h1 प्लस h2 प्लस h3 किसके इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस mgh। तो देखो टोटल वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि डस्टर को आप कैसे लेकर आए। केस ए में हमने जो डायरेक्टली उठा के रखा था वही वर्क डन आ रहा है, अभी भी वही वर्क डन आ रहा है, कोई पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ऐसा हुआ था कि हम इधर से इधर गए, इधर गए, इधर गए तो वर्क डन इंक्रीज हो गया या वर्क डन डिक्रीज हो गया, हुआ क्या ऐसा, तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करता है तो उसका वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब ये O पोजीशन पे था तब भी mg लग रहा था, A पोजीशन पे था तब भी mg, B पर भी mg, C पर भी mg, D पर भी mg और E पर भी mg, कहीं भी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं किया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हुई। क्लियर है सबको, है ना। तो देखो डायरेक्ट उठा के रखने में जो वर्क डन आया था वही वर्क डन अभी भी आ रहा है, मतलब वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ हाँ वेरी गुड। तो बस ये दोनों केस को एक साथ में डिराइव करके लिख लो और ये चीज नीचे लिख देना कि वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
लिख लिया, रफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बहुत जरूरी टॉपिक है ना। जो लोग आगे चलते कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उनको काफी यूज पड़ेगा इस टॉपिक का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इसकी बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। चलो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में तब आती है जब उसकी पोजीशन को चेंज करा जाए या उसके शेप और साइज को चेंज कर दिया जाए, तो वो जब वापस अपने पुराने शेप में आने की कोशिश करती है, इस वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? कौन सी एनर्जी बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। तो मान लो शुरू में हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा घर की दीवार है, तो दीवार में हमने क्या करा, ऐसा एक नेल लगा दी है ना, जिसका कॉमन लैंग्वेज में छील बोलते हैं, आयरन नेल लगा दी, और आयरन नेल से हमने क्या करा कि स्प्रिंग को ऐसे बांध दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग के हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक ऐसा लोहे का स्प्रिंग से एक ऐसा बॉक्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में, अभी स्प्रिंग कौन सी पोजीशन में? रिलैक्स पोजीशन में है ना। इस बॉक्स का कुछ मास होगा है, स्प्रिंग अभी रिलैक्स पोजीशन में, तो अभी कोई एनर्जी होगी क्या स्प्रिंग के अंदर? अभी स्प्रिंग के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं। अब मैं आया और मैंने इस स्प्रिंग के साथ में खेलना चालू किया, तो मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ऐसा खींचना चालू कर दिया। क्या करना चालू करा? इसे पकड़ के इस तरह से खींचना चालू करा। तो जैसे मैं इसको खींचूंगा क्या होगा? स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, मतलब स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगा, लेंथ के इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? इलांगेशन, है ना। इलांगेशन मतलब इंक्रीज होना। तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, कितना बड़ी स्प्रिंग की लेंथ? तो हम बोल सकते हैं पहले ये बॉक्स यहाँ पर था, अब ये बॉक्स यहाँ पर आ गया, मतलब x इलांगेशन हुआ। कितना इलांगेशन हुआ? x इलांगेशन हुआ। अच्छा, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैं हाथ से इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो x इलांगेशन हुआ। अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो इलांगेशन कम होगा कि बढ़ते जाएगा? मतलब मैं ये सब बढ़ता रहेगा, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये इलांगेशन है x, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब जैसे जैसे इलांगेशन बढ़ेगा इसका मतलब उतना ही फोर्स बढ़ाते जा रहा है। स्प्रिंग की लेंथ अगर बढ़ते जा रही है, इसका मतलब उतना ही फोर्स क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। आगे बात समझ में? या एक चीज बताओ, चलो इसको पहले हम अलग करेंगे। चलो, तो सबको समझ में आ गया, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग ज्यादा खींचाएगी, मतलब इलांगेशन ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं यहां से स्प्रिंग को ऐसा छोड़ देता हूं, इतना खींच के स्प्रिंग को छोड़ देता हूं, क्या होगा? क्या? स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ गई, तो क्या स्प्रिंग के अंदर क्या जादू है? स्प्रिंग के अंदर कुछ जादू है, कुछ शक्ति है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग को हमने ऐसा पकड़ के यहाँ पे थी, यहाँ से पकड़ के हमने खींचा और जैसे छोड़ा तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में चली गई। तो क्या स्प्रिंग में जादू है? कुछ मैजिक है स्प्रिंग में? सोचो, तो फिर क्या है स्प्रिंग? एक चीज बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है? तो ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करना चाहिए। पर जैसे मैंने यहाँ पर से हाथ हटाया, मतलब बॉक्स यहाँ पर था, एक सेकंड के लिए बॉक्स यहाँ पर होगा। जैसे मैं ऐसे हाथ अपना खोलूंगा तो एक सेकंड के लिए तो बॉक्स यहाँ पर होगा। तो वो बॉक्स इधर की तरफ मोशन कर रहा है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मतलब उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया या उसके ऊपर कहीं से फोर्स आया। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ, तो स्प्रिंग उसको वापस से खींचेगी, तो वही तो फोर्स है।
स्प्रिंग इसको, आप इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ खींचेगी और वही फोर्स की वजह से स्प्रिंग जा रही है। तो उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? कौन सा फोर्स बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम किससे दिखाएंगे? एक्स से। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन के अपोजिट। जैसे अगर ये स्प्रिंग यहां पर है, इसको मैंने इधर खींचना चालू करा तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? राइट हैंड साइड खींच रहा हूं तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। अब एक चीज बताओ, जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगा उतना ही स्प्रिंग अपनी पुरानी पोजीशन पे जाना चाहिए, मतलब उतना ही उसका रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं ना तो यहाँ पे जादू नहीं होता है, स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स कौन क्रिएट करती है? खुद स्प्रिंग क्रिएट करती है और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये स्प्रिंग रेस्ट में थी तो अभी कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं था क्योंकि सब चीजें आराम से थी। अब जैसे मैंने स्प्रिंग को खींचा अपनी तरफ तो खींचते जाऊंगा, मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या आ रही है? पोजीशन चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी आते जाएगी। अब जैसे मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर खुद स्प्रिंग एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या चाहेगा? कि स्प्रिंग पुरानी पोजीशन पर आ जाए और उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक चीज बताओ, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अगर आप कम डिस्प्लेसमेंट करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कम होगा, ज्यादा खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? F equals to kx, F equals to kx और यहां पे मैं लगा रहा हूं माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके अपोजिट लगेगा? किसके अपोजिट लगेगा? डिस्प्लेसमेंट इलॉन्गेशन के अपोजिट लगेगा। इलॉन्गेशन मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। क्लियर है सबको? है ना? तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर खुद का फोर्स इंटरनल फोर्स होता है जो कि इसको क्या चाहता है? वापस से पुरानी पोजीशन पर लाना चाहता है ना? वापस से सुनो, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी पुरानी पोजीशन पर लाना चाहता है। जैसे स्प्रिंग को हमने खींचा था तो स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स आएगा जो कि स्प्रिंग को अपनी पुरानी पोजीशन पर ले जाना चाहता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। अब अगर मैं बोलता हूं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, मतलब मेरे को स्प्रिंग का वर्क डन निकालना है। वर्क डन कब निकालना है? जब स्प्रिंग को मैंने यहां से पकड़कर खींचा और छोड़ा तो स्प्रिंग अपने आप इधर जा रही है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग खुद कवर कर रही है, मतलब फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब कौन सा वर्क डन हुआ है। और इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स से हम वर्क डन निकाल रहे हैं। कब का वर्क डन निकाल रहे हैं? जब हम इस ब्लॉक को रिलीज कर देंगे, मतलब हमने ब्लॉक को पकड़ के खींचा और इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया। एक चीज बताओ, ब्लॉक को रिलीज करा तो ब्लॉक इधर जाना चालू करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। सबको क्लियर है? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में जाना चालू करेगा। आयुषी, भारती, पार्श्वी, है ना? वीडियो चालू करके रखो, है ना? वीडियो चालू करो। चलो, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसकी डायरेक्शन में जाना चालू, है ना? स्प्रिंग किसकी डायरेक्शन में जाना चालू करेगी? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में जाना चालू करेगी। तो यहां से हम वर्क डन लिखते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस कॉस थीटा। चलो, फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है
तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ के एक्स लिख सकता हूं, माइनस ऑफ के एक्स लिख सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स को, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना एंगल है, कितना एंगल है दोनों के बीच का, कितना हो जाएगा वर्क डन, कितना हो जाएगा वर्क डन, कितना हो जाएगा। एक चीज बताओ, ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो। क्या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है, सोच के बताओ। इसको नोट करने के पहले आंख बंद करके नोट मत करो, सोच के बताओ क्या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है। नहीं होता तो क्या हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी जगह हमको क्या करना पड़ेगा, सर इसकी जगह हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपके सामने इक्वेशन लिखी है इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसका मतलब क्या है कि फोर्स और अगर जो डिस्प्लेसमेंट के बीच की ऐसा बना हो तो क्या हो रहा है, ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब हर सेकंड फोर्स भी बदलता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जा रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। चलो एक और चीज हम यहाँ पे करते हैं, अभी हम, है ना, अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर हम बॉक्स को रिलीज करें, मान लो अगर मैं बॉक्स को खींच रहा हूं अपनी तरफ, तो भी बात देखें, अगर बॉक्स को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा है, याद करो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला बताया था, छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और उसके लिए वर्क डन निकालेंगे, याद है कि नहीं, है ना। तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, dw f डॉट ds। अभी हम बोल रहे हैं कि हम वर्क डन करा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स से, और क्या कर रहे हैं, हम ब्लॉक को अपनी तरफ पकड़ के इसका खींच रहे हैं, ब्लॉक को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, अभी छोड़ेंगे नहीं, है ना, ब्लॉक को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन dw इक्वल्स टू f ds, मतलब क्या हो जाएगा, f ds cos थीटा। थीटा कितना डिग्री होगा, बेटा बॉक्स को अपनी तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, है ना। 0 डिग्री क्या वाला केस हम कर लेना, 180 वाला केस बता रहा हूं। हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग से जो बॉक्स बंधा हुआ उसको अपनी तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, निका बोलोगे सर बुक, है ना, निका बोलोगे सर बुक में फॉर्मूला अलग है इसलिए मैं ये वाला कर रहा हूं, तो आ जाएगा माइनस f ds cos 180 डिग्री। चलो तो dw इक्वल्स टू f, है ना, ds की जगह पर मैंने ds लिखा, cos 180 का मतलब कितना हो गया, माइनस ऑफ f ds। इतना क्लियर है सबको, है ना। अब एक चीज बताओ, dx क्या है, ds को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम x के फॉर्म में ले रहे हैं, देखो स्प्रिंग वाले केस में हम डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, x के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ds की जगह हमको क्या लिखना चाहिए, ds की जगह पर क्या लिखना चाहिए हमको, x। तो इसको x कर दो, कितना जाएगा, माइनस ऑफ f dx। अब अगले पोर्शन में देखो dw मतलब अभी हमने कितने से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला है, मान लो इतनी छोटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने dw निकाला है। अगर हमको पूरे x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप के वर्क डन को प्लस कर दो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 से w, dw मतलब यहाँ
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 से डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन पर 0 डिस्प्लेसमेंट था, फाइनल पोजीशन पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, W तो वर्क डन है ना, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कितना चला बॉक्स को कितना खींच लिया आपने, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर आपने बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया, मतलब x खींच लिया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा -f/dx। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से w माइनस f/dx, f की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का kx, तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx 0 से x, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा w माइनस 0 और ये हो जाएगा k x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। इतना क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया? आयुषी, पार्श्वी, भारती, सबको समझ में आ गया इतना? चलो, w माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा w, अब यहाँ पे देखो इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर ये ऐसा लिखा हो k ब्रैकेट में x स्क्वायर बाय 2, x से लेके 0, तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो क्या हो जाएगा k x स्क्वायर बाय 2, x की जगह पे x रखा है, x स्क्वायर बाय 2, माइनस का साइन लगाया, x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2। क्लियर है सबको? तो आंसर आएगा kx स्क्वायर बाय 2, यही आपका वर्क डन है, और उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। समझ में आ गया सबको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? रविंद्र समझ में आया? शिवानी, तनिषा, पार्श्वी, तनिषा, शिवानी समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता कि आपको पोटेंशियल एनर्जी तब कैलकुलेट करनी है जब मैं बॉक्स को रिलीज करूंगा, तो वर्क डन क्या आता, पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता?